हेलो फ्रेंड्स, एडूनामा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा पब्लिश की गई संपूर्ण आधुनिक भारतीय इतिहास का एक बहुत ही बेहतरीन नोट्स है जो आप लोगों के बीच डिस्कस करने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट से। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? तो बहादुर शाह का साथ दिया था। उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। अवध राज का संस्थापक कौन था? तो सआदत खान था, सआदत खान। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? चिनकिलिज खान, जिसे निजाम उल मुल्क आसफ जाह कहे जाते हैं। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? चिनकिलिज खान या निजाम उल मुल्क आसफ जाह। रुहेलखंड का संस्थापक कौन था? तो बीर दाऊद और अली मोहम्मद खान यह रुहेलखंड का संस्थापक था। बंगाल राज का संस्थापक कौन था? तो मुर्शिद कुली खान। बंगाल राज का संस्थापक था मुर्शिद कुली खान। कर्नाटक राज्य का संस्थापक था सादतुल्लाह खान। कर्नाटक राज्य का संस्थापक था सादतुल्लाह खान। भरतपुर राज्य का संस्थापक था चूड़ामन और बदन सिंह। भरतपुर राज्य का संस्थापक था चूड़ामन और बदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खान को किसकी उपाधि दी थी? तो बुरहान उल मुल्क की। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खान को किसकी उपाधि दी थी? तो बुरहान उल मुल्क की। सआदत खान का वास्तविक नाम था मीर मोहम्मद अमीन। मीर मोहम्मद अमीन। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? तो मुअज्जम था। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम। बहादुर शाह को किस उपनाम से पुकारा जाता था? तो इसका नाम साहेब खबर के उपनाम से पुकारा जाता था बहादुर शाह को। जहांदार जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी, इसे लाल कुमरी भी बोलते हैं, लाल कुमरी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता के रूप में किस किस को जाना जाता है? तो सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को किंग मेकर यानी कि शासक निर्माता के रूप में मुगल कालीन इतिहास में जाना जाता है। सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह जाना जाता है। रंगीला बादशाह रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने कब सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या कब की थी? तो 9 अक्टूबर 1720 को। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने कब सैयद बंधु हुसैन अली खान और हुसैन अली खान की हत्या कब की थी? तो 9 अक्टूबर 1720 को। किसके शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिलीज खान ने मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की तथा कब स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया? तो 1725 में। देखिए, किसके शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिलीज खान ने मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की तथा कब स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया? तो 1725 में। तो ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद की स्थापना किया चिनकिलीज खान ने। कब किया? 1725 में स्वतंत्र राज्य की घोषणा किया। हैदराबाद की स्थापना किस देशवासियों ने किया था? तो तुरानियों ने हैदराबाद की स्थापना किया। अवध की स्थापना किस देशवासियों ने किया था? तो ईरानियों ने अवध की स्थापना किया था। अवध की स्थापना ईरानियों ने किया। बहुत ही बेहतरीन नोट्स ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा तैयार किया गया है और ये बहुत ही सटीक जो एग्जाम ओरिएंटेड दिया गया है। इसमें आप एग्जाम से पहले देख सकते हैं, बिहार पुलिस या बिहार दरोगा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखें। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने कब दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो 1739 ईस्वी में। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब वहां का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर किसने फारस को वापस लौटा दिया तथा यह सब किनका बनवाया हुआ था? तो नादिर शाह का बनवाया हुआ था। तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर किसने फारस को वापस लौटा दिया? तो
किसने लौटा दिया? तो नादिर शाह ने वापस लौटा दिया। और यह सब किसका बनवाया हुआ था? तो शाहजहां का बनवाया हुआ था, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा। ठीक है, तख्ते तौस पे हीरा जड़ा हुआ था। ठीक है, कोहिनूर हीरा। तख्ते तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। तख्ते तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ और यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ, जिसमें मराठा को अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया और इस तरह से मराठा का जो पूरा भारत पे शासन करने का सपना था वो सपना ही रह गया। पानीपत का तृतीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो मराठों की हार हुई। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था तथा यह कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? तो अहमद खान था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खान और ये भारत पर 8 बार आक्रमण किया। शाह आलम द्वितीय का हत्या कब तथा किसने करवाया था? शाह आलम द्वितीय का हत्या 1806 ईस्वी में गुलाम कादिर खान ने करवाया था। शाह आलम द्वितीय का हत्या 1806 ईस्वी में गुलाम कादिर खान ने करवाया था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर कहते हैं। जब 1857 की क्रांति में बहादुर शाह भाग लिया तब अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर कहाँ रखा था? तो रंगून में रखा था, म्यांमार में। म्यांमार की राजधानी उस समय रंगून थी। लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? तो बहादुर शाह जफर ने हीरा महल बनवाया था लाल किला में, जो दिल्ली में है। मिर्जा गालिब किसके समय दिल्ली में रहते थे? तो बहादुर शाह जफर के समय मिर्जा गालिब दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श हयात बख्श बाग लाल किला कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है। हयात बख्श बाग लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में। बहादुर शाह का शासनकाल है 1707 से 1712 तक बहादुर शाह का शासनकाल था। जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से 1713 तक रहा और इन्हें लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था, जहांदार शाह को। फर्रुख सियार का शासनकाल 1713 से 1719। मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल 1719 से लेकर 1748 तक। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल रहा 1754 से 1759 और शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक शाह आलम द्वितीय का रहा। आप देख सकते हैं बहुत ही लंबा पीरियड रहा शाह आलम द्वितीय का। अकबर द्वितीय का शासनकाल कब तक है? तो 1806 से लेकर 1837 तक और यही अकबर द्वितीय था जो राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। बहादुर शाह जफर का शासनकाल है 1837 से 1857 तक। बहादुर शाह जफर का शासनकाल है और ये बहादुर शाह द्वितीय है। भारत में अब जानते हैं यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन किस तरह से हुआ। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो 17 मई 1498 को और यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पे यह इसे कालीकट के राजा जमोरी ने स्वागत किया। तो 17 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत पहुंचा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित यह कौन सा बंदरगाह? कालीकट बंदरगाह, जो केरल में है। वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक किसने सहायता किया था? तो ये माजिद ने। अब्दुल माजिद इसका नाम था, अब्दुल मनीद या माजिद इस तरह से नाम था। वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहायता किया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन है और कब आया था? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा और यह 1505 में आया। भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कब तथा किसने बनाया गया था? भारत में पुर्तगालियों का वायसराय 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क को बनाया गया। भारत में पुर्तगालियों का वायसराय 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क को बनाया गया। 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को किसने जीता था? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी किस स्थान पर खोली थी? तो कोचीन, केरल में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली।
दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? तो ये संथोमे था, संथोमे। साउथ ईस्ट कोस्ट यानी कि दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी संथोमे। पुर्तगालियों के बाद भारत में किसका आगमन हुआ था? तो डच का हुआ था। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच का आगमन हुआ। भारत का पहला डच यात्री कौन था तथा कब भारत आया था? तो कार्नेलियन हॉटमैन, यह भारत का पहला डच यात्री भारत में आया था और यह 1596 में भारत आया। हॉटमैन याद रखें डच यात्री था। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में बनवाया था। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में बनवाया। डचों का दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुआ? तो पुलिकट में डचों का दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित हुआ। डचों ने पुलिकट में किस सिक्कों का ढलाई किया था? तो स्वर्ण सिक्कों का। डचों ने पुलिकट में किस सिक्कों का ढलाई किया? तो गोल्ड कॉइन्स का। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हुआ था 1759 में, बेदरा के युद्ध में। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में और इसे अंग्रेजों ने हरा दिया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की किस रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो एलिजाबेथ प्रथम ने। एलिजाबेथ प्रथम ने। ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे, कितने पार्टनर थे और पहला गवर्नर कौन था? तो 217 पार्टनर और इसका पहला गवर्नर था टॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी में टोटल 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर था टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस था, कैप्टन हॉकिंस। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में, किसके? जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो ये कैप्टन हॉकिंस आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था, रेड ड्रैगन। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किस जगह पर व्यापारिक कोठी की स्थापना किया था? तो मसूलीपट्टनम में। जहांगीर ने कब अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी थी? तो 1613 ईस्वी में। जहांगीर ने, किसने? जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी थी 1613 में। अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर सूरत में कब व्यापारिक कोठी स्थापित किया था? तो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया। अंग्रेजों ने पहली बार सूरत में कब व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था? तो 1608 में प्रयास किया, लेकिन वो सफल रहे 1613 में। कब और किसने सम्राट जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। सर टॉमस रो भारत में कब तक रहा था? तो ये फरवरी 1619 में सर टॉमस रो भारत में रहा था। कब तक? तो फरवरी 1619 तक। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान, जिसे गोल्डन फरमान बोलते हैं, यह कब दिया था? 1632 ईस्वी में। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान कब दिया था? तो 1632 ईस्वी में। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर कब लिया था? तो 1639 ईस्वी में। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर कब लिया था? 1639 ईस्वी में। फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी कहाँ स्थित है? तो यह मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी स्थापित है। कहाँ पे? मद्रास में। कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा कहाँ की राजकुमारी थी? तो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। चार्ल्स द्वितीय कहाँ के राजकुमार था? तो ये ब्रिटेन के राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 ईस्वी में कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा के साथ हुआ था। चार्ल्स द्वितीय का दहेज के रूप में बंबई प्रांत किसने दिया था? तो पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय का दहेज के रूप में बंबई प्रांत दिया था। चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को कितने पौंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया तथा कब दिया था? तो ये 10 पौंड में दिया था और 1668 ईस्वी। चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पौंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और यह 1668 तक दिया। और ये कब दिया? तो 1668 में दिया था, याद रखें। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने
पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया? 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया। बंबई शहर का स्थापना 1669-77 के बीच में हुआ और यह किसने किया था? तो गेराल्ड ऑगियर ने। बंबई शहर का स्थापना कब और किसने किया? तो 1669-77 में गेराल्ड ऑगियर ने किया था बंबई शहर का स्थापना। और बंबई 7 टापुओं का शहर इसे कहा जाता है। बंगाल का शासक कौन था? शाह सुजा। बंगाल का शासक था शाह सुजा। सर्वप्रथम किसने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी तथा इस अनुमति को क्या कहते हैं? तो शाह सुजा ने। बंगाल के राजा शाह सुजा ने 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी तथा इस अनुमति को निशान कहते हैं। निशान। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर कब प्राप्त किया था? 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानौती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये की जमींदारी भुगतान कर 1698 में इसकी जमींदारी प्राप्त की और यही तीनों शहर को मिलाकर के अभी कोलकाता बनाया गया है। फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो चार्ल्स आयर थे। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट थे। फोर्ट विलियम कहाँ? तो कोलकाता में। और इसमें है जो सेनाओं की जो सिविल ऑफिसर होते थे सिविल सर्विस के, उसको है जो लैंग्वेज का ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेनिंग दिया जाता था। कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी? तो जॉर्ज चार्नॉक ने। जॉर्ज चार्नॉक ने कोलकाता नगर की नींव रखी थी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी है जो फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत शहर में वर्ष 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो की प्रथम कोठी है जो सूरत शहर में 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का निदेशक कौन था? तो फ्रैंकिस मार्टिन। फ्रैंकिस मार्टिन 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का डायरेक्टर था। फ्रैंकिस मार्टिन। बालीकोंडापुर के सूबेदार कौन था? तो शेर खान लोदी। शेर खान लोदी यह बालीकोंडापुर के सूबेदार था। शेर खान लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव किसने प्राप्त किया था? तो फ्रैंकिस मार्टिन ने शेर खान लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया। अकबर द्वितीय का शासनकाल है 1806 से लेकर 1837 तक और बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1837 से 1857 ईस्वी। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध कब तथा किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध 1748 में एक सापल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक चला और कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। डुप्ले की हार होने के बाद भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर कौन बना था? तो गोडेहू बना था। डुप्ले की हार होने के बाद भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू बना। पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? तो जनवरी 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई। कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब से कब तक चला? तो 1756 से 1763 ईस्वी तक चला और इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी बोला जाता है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो ये पेरिस की संधि के द्वारा कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त हुआ 1763 में। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया। अंग्रेजी सेना ने अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? 1761 ईस्वी में। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीना था 1761 ईस्वी में। पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 ईस्वी में। देखिए ला पापे याद रखिएगा।
ये 3 कर्नाटक युद्ध के संधियों के बारे में दिखाता है, लापापे, एक्सलासापेल, और फिर पांडिचेरी की संधि, और फिर पेरिस की संधि तीसरा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी। इसको एक बार देख लीजिए, शायद ये 1503 ईस्वी हो सकता है, क्योंकि 1498 में तो ये वास्को डी गामा आया ही था। हाँ, ये सही भी है, सही है। ठीक है, पूछ रहा है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की मतलब पुर्तगाल में कब स्थापना हुई थी, तो 1498 में हुई थी। तब तो वास्को डी गामा को आगे भेजा गया था। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि डेनमार्क की जो कंपनी थी उसकी स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। और यह सबसे अंत में भारत आया था। कौन? फ्रांसीसी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुआ। देखिए, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1731 में। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो कोचीन, केरल में। पुर्तगालियों ने 1503 में अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। भारत में कहाँ? कोचीन, केरल में। डच मसूलीपट्टनम में कब प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया? 1605 में। डच जो हॉलैंड के निवासी हैं उसे डच बोलते हैं। डच मसूलीपट्टनम में अपना पहला फैक्ट्री है जो स्थापित किया 1605 में। अंग्रेज ने 1611 में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो मसूलीपट्टनम में अंग्रेज ने 1611 में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। और सफल रूप से 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया। डेनिश यानी कि डेनमार्क के द्वारा 1620 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था भारत में, ट्रावनकोर में, ट्रावनकोर, केरला। फ्रांसीसी ने 1668 में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में। फ्रांसीसी ने 1668 में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया सूरत में। अब हम देखते हैं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शिद कुली खान एक स्वतंत्र शासक था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद रूपांतरित किया था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहां पे? मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। किसने इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया। कृषकों को तकावी ऋण किसने प्रदान किया? मुर्शिद कुली खान ने कृषकों को तकावी ऋण प्रदान किया। मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी कौन बना था? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी बना। गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 में। याद रखें, गिरिया का युद्ध हुआ 1740 में। बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खान कहाँ के नवाब बने थे? तो बंगाल के। बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खान कहाँ के नवाब बने? तो बंगाल के। किसके शासनकाल में? बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में कहा जाता था? अलीवर्दी खान को। अलीवर्दी खान के शासनकाल को बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था उस समय। अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन बना? सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी बना सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला किसका दामाद था? तो अलीवर्दी खान का। काल कोठरी त्रासदी यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना 20 जून 1756 को ही 20 जून 1756 को काल कोठरी त्रासदी हुई, ब्लैक होल ट्रेजेडी। सुजाउद्दौला द्वारा घटित काल कोठरी की घटना किस अंग्रेज अधिकारी की दिमाग का उपज माना गया है? तो हॉलवेल का। हॉलवेल, याद रखें, हॉलवेल का नाम पूछा जाता है। सुजाउद्दौला द्वारा घटित काल कोठरी की घटना हॉलवेल की दिमाग का उपज माना गया है। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला को एक षड्यंत्र के द्वारा मार दिया गया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अपने किस सेनापति के कारण पराजित हुआ? तो मीर जाफर के कारण। और मीर जाफर का बेटा मीरान था जिसने सिराजुद्दौला को हत्या कर दी षड्यंत्र से। मीर जाफर सेनापति था। मीर जाफर को अंग्रेजों ने कहाँ का नवाब बनाया? तो बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भागीरथी के किनारे प्लासी स्थित है। मीर मदन किस युद्ध में मारा गया? तो प्लासी के युद्ध में मीर मदन मारा गया।
मीर जाफर को अंग्रेजों ने कब हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था? 1760 ईस्वी में। मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने क्या किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके बिहार में मुंगेर स्थापित कर दिया। बंगाल का राजधानी का क्रम क्या है? तो पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर चलाया। मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद लाया और मीर कासिम ने क्या किया? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ट्रांसफर कर लिया, ताकि है जो मुंगेर में ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज का हस्तक्षेप न हो। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बक्सर के युद्ध में किसकी जीत हुई? तो अंग्रेजों की जीत हुई, और ये हेक्टर मुनरो के अंडर में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। मुर्शिद कुली खान का शासनकाल कब से कब तक है? तो 1713 से 1727 ईस्वी तक मुर्शिद कुली खान का शासनकाल रहा। सुजाउद्दीन का शासनकाल 1727 से 1739। सरफराज खान का शासनकाल 1739 से 40। देख सकते हैं सुजाउद्दीन का शासनकाल 1727 से 39। उसके बाद सरफराज खान 1739 से 40। अलीवर्दी खान 1740 से 56। सिराज उदौला 1756-57। मीर जाफर का शासनकाल 1757 से 60। मीर कासिम 1760 से 63। मीर जाफर 1763 से 65। मीर जाफर 1763 से 65 वापस 2 बार बना। निजाम उदौला का शासनकाल 1765 से 66 के बीच, और सैफ उदौला का शासनकाल 1766-70 के बीच सैफ उदौला का शासनकाल रहा। और देखते हैं मुबारक उदौला का शासनकाल 1770 से 75 तक रहा। मुबारक उदौला का शासन 1770 से 75। अंग्रेजों का मैसूर के साथ संबंध देखते हैं। 1761 ईस्वी में हैदर अली कहाँ का शासक बना? मैसूर का। हैदर अली की मृत्यु कब और किस युद्ध के दौरान हुई? तो 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हुई, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1782 में। और इसके बाद हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान ने युद्ध को आगे बढ़ाया। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ, जिसे मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर, जो टाइगर ऑफ मैसूर। 1787 ईस्वी में टीपू की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। 1787 में टीपू की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, और उसने अपनी राजधानी में किसकी उपाधि धारण की थी? तो बादशाह की उपाधि, बादशाह की। किसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष यानी कि ट्री ऑफ लिबर्टी लगवाया था? तो टीपू सुल्तान ने लगवाया था। टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य बना था? तो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना टीपू सुल्तान। प्रथम, ये जैकोबिन क्लब फ्रांस का था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक रहा? तो 1767 से 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक? तो 1780 से 92 तक रहा, और उस समय भारतीय गवर्नर कौन था? तो बारन हेस्टिंग्स था, बारन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्नवालिस था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1799 तक चला, और उस समय जो भारतीय गवर्नर था वो ब्लेजली था, लॉर्ड ब्लेजली। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? तो शेर की। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। बांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 ईस्वी में किसकी संधि से समाप्त हुई? तो मद्रास की संधि के द्वारा। प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 69 में हुआ, और इसमें 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त किया गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त की गई, मंगलौर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में समाप्त हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। सिख और अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है गुरु नानक को। गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए? तो सिख कहलाए। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए। गुरु नानक किस बादशाह के समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे गुरु नानक। गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास
कब हुआ और किस पूर्णिमा के दिन हुआ? तो 1496 ईस्वी को गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। और किस पूर्णिमा के दिन? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1496 में। गुरु नानक का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना कराया था गुरु नानक ने। गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना गुरु नानक ने करवाया था। गुरु नानक की मृत्यु 1538 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो करतारपुर में। गुरु नानक की मृत्यु 1538 में करतारपुर में हुई। सिखों के दूसरे गुरु कौन बने? तो गुरु अंगद। सिखों के दूसरे गुरु बने थे गुरु अंगद। लहना किसका प्रारंभिक नाम था? तो गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था और ये सेकंड गुरु थे। ठीक है, गुरुमुखी। जबकि गुलरुखी नाम से है जो कविता कौन लिखता था? तो सिकंदर लोदी। गुरु अंगद कब से कब तक सिखों के दूसरे गुरु के रूप में रहा? तो 1539 से 1552 तक गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु के रूप में रहा। 1539 से 1552 तक। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास कब से कब तक पद पर रहे? तो ये 1552 से 1574 ईस्वी तक सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो अमरदास थे। और यह 1552 से 1574 तक रहे। किसने लवन पद्धति का प्रचलन किया था? तो अमरदास ने लवन पद्धति का प्रचलन किया। गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर किसने भेंट किया? तो अकबर ने। गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर अकबर ने भेंट किया। अकबर याद रखिए, गुरु अकबर ने किसको से भेंट किया था? अमरदास से। बीबी भानी किसकी पुत्री थी? तो अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी। अमरदास कितने गद्दियों की स्थापना किया था? तो 22 गद्दियों की स्थापना अमरदास ने किया था। सिखों के चौथे गुरु कौन थे तथा कब से कब तक पद पर रहे? तो सिखों के चौथे गुरु रामदास। देखिए, राम जी 4 भाई थे। ठीक है, तो राम चौथा में आते थे। इस तरह कोड से याद रख सकते हैं। एक लॉजिकल हमने आपको व्यू पॉइंट दिया याद करने के लिए। सिखों के चौथे गुरु रामदास थे। और ये कब से कब तक? तो ये 1574 से 1581 तक रहे। रामदास की पत्नी का नाम क्या था? तो बीबी भानी। बीबी भानी रामदास की पत्नी का नाम था। अकबर ने बीबी भानी को कितना बीघा जमीन दिया था? तो 500 बीघा। 500 बीघा अकबर ने बीबी भानी को जमीन दिया। अमृतसर नामक जलाशय तथा अमृतसर नगर की स्थापना कराया था रामदास ने। अमृतसर नगर नामक जलाशय और अमृतसर नगर की स्थापना कराया था रामदास ने। रामदास के तीसरे पुत्र का नाम क्या था? तो अर्जुन था। अर्जुन। रामदास के तीसरे पुत्र अर्जुन थे। सिखों के 5वां गुरु कौन थे तथा वे कब से कब तक पद पर रहे? तो गुरु अर्जुन। यह 1581 से 1606 ईस्वी तक ये सिखों के 5वें गुरु के रूप में रहे। ठीक है, और 5वां गुरु कौन थे? ये गुरु अर्जुन। कैसे याद रख सकते हैं? अर्जुन जो पांडव कहलाते थे। 5 पांडव में अर्जुन आते हैं, तो 5वां है जो अर्जुन, याद रखें। राम जी चौथा। 4 भाई थे। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो अर्जुन ने आदि ग्रंथ की रचना किया। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किया। अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण कराया। अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के बीच में हरमंदर साहब के निर्माण कराया। गुरु अर्जुन की हत्या कब और किसने करा दिया? तो 1606 ईस्वी में जहांगीर ने। देखिए, अर्जुन में जा आता है, इसमें भी जा आता है। तो जैसे जहांगीर, जैसे यहाँ पे जा अर्जुन में भी आ रहा है। गुरु अर्जुन की हत्या कब तथा किसने करवाया था? तो 1606 में जहांगीर ने कराया। सिखों के छठे गुरु कौन थे और वे कब से कब तक पद पर रहे? तो हरगोविंद सिखों के छठे गुरु थे। सिखों के छठे गुरु कौन थे? हरगोविंद। और यह 1606 से लेकर 1645 तक अपने पद पर रहे। सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया? तो हरगोविंद ने। सिखों के सैन्य संगठन का स्वरूप दिया था हरगोविंद ने। हरगोविंद कितने तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे? तो 2 तलवार। हरगोविंद 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। अमृतसर की किलाबंदी किसने करवाई थी? तो हरगोविंद ने अमृतसर की किलाबंदी कराई, हरगोविंद ने। सिखों के 7वां गुरु कौन थे? तो हर राय थे। हर राय सिखों के 7वां गुरु थे और यह 1645 से लेकर 1661 तक गद्दी पे बैठे थे। दारा सिकोह को मिलने आने पर किसने आशीर्वाद दिया था? तो हर राय ने। दारा सिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु कौन थे?
तथा वह कब से कब तक पद पर रहे? तो हरकिशन सिखों के 8वें गुरु थे हरकिशन, और ये 1661 से 64 तक पद पे बने रहे। हरकिशन की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? तो चेचक के कारण, यानी स्मॉल पॉक्स के कारण हरकिशन की मृत्यु हुई थी। हरकिशन दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में किसको समझाया था? औरंगजेब को। हरकिशन दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में समझाया था औरंगजेब को। सिखों के 9वें गुरु कौन थे और वे कब से कब तक पद पर रहे थे? तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे और 1664 से 1675 तक पद पे रहे। औरंगजेब के कहने पर इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण सिसु गुज में गुरुद्वारा के निकट किस गुरु को मरवा दिया गया? तो तेग बहादुर को। औरंगजेब के कहने पे इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण सिसु गुज में गुरुद्वारा के निकट तेग बहादुर को मरवा दिया गया। देखिए किसने मरवाया? तो औरंगजेब। इसमें भी गा आ रहा है, इसमें भी औरंगजेब में भी गा आ रहा है। औरंगजेब, तेग बहादुर। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। और यह कब से कब तक? तो 1675 से 1708 ईस्वी तक। 1675 से 1708 ईस्वी तक अपने पद पर बने रहे गुरु गोविंद सिंह, और ये सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, पटना में। गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को क्या कहा? तो सच्चा पातशाह कहा, सच्चा पातशाह गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को कहा, सच्चा पातशाह। किसने सिखों के लिए पांच ककार अनिवार्य किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने 5 ककार अनिवार्य कर दिया, जिसमें कड़ा आता था, केस आता था। सिख धर्म के लोगों के नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए अनुमति किसने दिया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थल आनंदपुर साहिब था और कार्यस्थली कहाँ था? तो पाओता में कार्यस्थली था गुरु गोविंद सिंह का, और निवास स्थल आनंदपुर साहिब था। गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा किस भाषा में लिखे थे? तो फारसी भाषा में। गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा फारसी भाषा में लिखे थे। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह थे। सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान के किनके 2 पुत्र को दीवार में चिनवा के मार दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह के। ये सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने, कौन? वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र को दीवार में चुनवा दिया था। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने करवाई थी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत। सिखों के धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम था? तो आदि ग्रंथ, और इसके संकलन करता थे अर्जुन देव, जो 5वें गुरु थे, सिख गुरु। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में किया गया, और कहाँ पे? तो नांदेड़ नामक स्थान पे गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ में किया गया। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने किया था? तो गुल खान नामक पठान ने किया था। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किया था किसने? गुल खान ने। बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ था? 1670 ईस्वी में बंदा बहादुर का जन्म हुआ, और पूंछ जिले के किस गांव में हुआ था? तो रजौली में। बंदा बहादुर का जन्म 1670 में पूंछ जिले के रजौली गांव में हुआ। ये नवादा वाला रजौली नहीं है, ठीक है। बंदा बहादुर के बचपन का क्या नाम था? तो लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर के पिता का नाम था रामदेव भारद्वाज। रामदेव भारद्वाज किसका नाम था? तो बंदा बहादुर के पिता का नाम। बंदा बहादुर का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना चाहता था। बंदा बहादुर पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना चाहता था। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के किसने चलवाया था? तो बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाया। सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या किसने की थी? तो बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या की थी। यही वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे को दीवार में चुनवा दिया था। बंदा बहादुर सिंह की हत्या कब और किसने कराया? तो ये फर्रुखसियार ने कराया। 1716 में बंदा बहादुर सिंह का हत्या फर्रुखसियार के द्वारा
करवाया गया 1716 में। बंदा बहादुर सिंह की हत्या कहाँ हुई थी? तो गुरुदासपुर नामक स्थान पे बंदा सिंह की हत्या हुई थी। शहादरा किस नाम से विख्यात है? कत्लगढ़ी। शहादरा किस नाम से क्या विख्यात है? तो कत्लगढ़ी। कब कर्पूर सिंह की पहल से सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया? तो 1748 ईस्वी में। 1748 ईस्वी में कर्पूर सिंह की पहल से सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया 1748 में। दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया था? तो जस्सा सिंह आहलूवालिया। जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में दल खालसा को रखा गया था। दल खालसा को कितने दल में विभाजन किया गया और उसे क्या कहा गया? तो 12 दल कहा गया और उसे मिसल कहा गया। दल खालसा को 12 दल में विभाजन किया गया तथा उसे मिसल कहा गया। मिसल किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है मिसल। मिसल का अर्थ होता है समान। मिसल का अर्थ होता है समान। रंजीत सिंह का जन्म 1780 में कहाँ हुआ था? तो 2 नवंबर 1780 को गुजरावाला में रंजीत सिंह का जन्म हुआ 2 नवंबर 1780 को। शुकरचकिया मिसल के मुखिया कौन थे? तो महासिंह थे। महासिंह शुकरचकिया मिसल के मुखिया थे और यही महासिंह के यहाँ गुरु रंजीत सिंह का जन्म हुआ था। रंजीत सिंह लाहौर का शासक कब बना? तो 1798-99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। रंजीत सिंह लाहौर के शासक 1798-99 में बने। अमृतसर की संधि कब और किन किन के बीच हुआ था? तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुआ। 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ व रंजीत सिंह के बीच हुआ था अमृतसर की संधि। रंजीत सिंह का राज्य कितने सूबों में बटा हुआ था? तो ये 4 सूबों में बटा हुआ था और वे कौन कौन थे? तो पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूत्रों में बटा हुआ था, 4 सूबों में बटा हुआ था। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रंजीत सिंह का विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो विदेश मंत्री था फकीर अजीमुद्दीन और दीनानाथ वित्त मंत्री था। रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीम उद्दीन था और वित्त मंत्री था दीनानाथ। रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 7 जून 1839 को। रंजीत सिंह की मृत्यु हुई थी 7 जून 1839 को। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1745 से 46 में 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1859 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1859 में। अंग्रेज और सिखों के बीच लाहौर की संधि कब हुई थी? तो 9 मार्च 1846 को अंग्रेज और सिखों के बीच में लाहौर की संधि हुई थी। और अमृतसर की संधि कब हुई थी? आपने देखा तो 1809 में हुआ था। अंग्रेज और सिखों के बीच भैरववाल की संधि कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 1846 को अंग्रेज और सिखों के बीच भैरववाल की संधि हुई थी 22 दिसंबर 1846 को। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई किनके बीच हुई? तो शेरशाह और कमांडर गफ के बीच। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई हुई शेर सिंह और कमांडर गफ के बीच। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की दूसरी लड़ाई किस नदी के किनारे तथा किस नदी किनारे? तो चिनाब नदी किनारे और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चार्ल्स नेपोलियन के नेतृत्व में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 21 फरवरी 1849 को द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ी गई थी 21 फरवरी 1849 को और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कब किया गया? 29 मार्च 1849 को पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया और किसने विलय किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने कराया। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को किसने भेजा? तो लॉर्ड डलहौजी ने। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को किसने भेजा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी। फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री के पहले पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, ज़्यादा वीडियो ना लंबा हो जाए। तो सेकंड पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को कवर किया जाए, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। दरोगा मेंस 1875 पोस्ट और बिहार जो 64 पोस्ट दरोगा एक्साइज का मेंस है वो भी होने वाला है, तो उसका भी डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो उम्मीद करें कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये कंटेंट जो हमारे रोशन आनंद सर के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं वो काफ़ी अच्छा है और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इसी के साथ
अगले पार्ट में हम मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।